हेलो टू ऑल। कल जब हम ये पेपर डिस्कस कर रहे थे इंडियन केमिस्ट्री ओलंपियाड का IOQC का, तो कुछ मिस्टेक्स रह गई थी। तो आई थॉट कि इस पेपर को हम दोबारा डाल दें, क्योंकि लाइव डिस्कशन में कुछ चीजें हमने ओवरलुक कर दी थी। तो इसको हम आज दोबारा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें आया था कि रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद डाइबोरेन। तो डाइबोरेन में एक चीज हमको समझनी थी कि जब B2H6 जो है इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, तो जब ये B2H6 रिएक्शन करता है अमोनिया से या प्राइमरी एमीन से या सेकेंडरी एमीन से, तो इसका हेट्रोलिटिकल या आयनिक क्लीवेज होता है, जो क्वेश्चन में भी मेंशन कर रखा है। तो ये टूटता है BH2 प्लस में एंड BH4 माइनस में। ये BH2 प्लस क्या करेगा कि अमोनिया के या 1 डिग्री एमीन के दो मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो दोनों में ही अगर हम देखेंगे तो 4 बॉन्ड्स होंगे BH2 प्लस में और BH4 माइनस में। तो दैट्स वाई बोथ केस बोरोन विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था जिसमें P4 व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन दे रखी है। तो व्हाइट फॉस्फोरस की अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे या तो PCl3 तक जा सकती है रिएक्शन, PCl5 तक जा सकती है। और इन दोनों की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं इसका, तो POCl3 तक रिएक्शन जा सकती है। और P4 का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं सीधा, तो ये P4O6 भी हो सकता है और P4O10 तक भी जा सकती है। अब दोनों का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो एक के केस में H3PO3 बन सकता है, एक के केस में H3PO4 बन सकता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि POCl3 है और POCl3 का हाइड्रोलिसिस करने से H3PO4 ही बन सकता है, तो दो यहाँ पर फिक्स हो गए, POCl3 एंड H3PO4। तो R और T फिक्स करके फिर हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो R और T अगर हमने ये फिक्स कर दिए तो क्लियर था कि फिर इसका आंसर C ही हो सकता है और कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट था क्वेश्चन हमारा कि FeCO होल 5। तो इसमें आयरन न्यूट्रल है, CO होल 5 का मतलब है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइज होने का मतलब हुआ कि इसको दो पार्ट में स्टडी किया जा सकता है, sp2 एंड pd। तो जो xy प्लेन है उसमें sp2 ऑर्बिटल्स होंगे और जो z प्लेन है उसमें pd ऑर्बिटल्स होंगे। तो जो z ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जो d ऑर्बिटल, वो dz स्क्वायर होगा। तो आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट था कि अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द p ब्लॉक। तो हम इन स्टेटमेंट्स को अगर हम पढ़ें तो पहला स्टेटमेंट देखने में सही लगता है, NH2 NP126। तो नॉर्मली ये सही है एक्सेप्ट फॉर हीलियम, कि हीलियम में 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और वो भी p ब्लॉक का ही एलिमेंट है, तो वो थोड़ा गड़बड़ है। और अगर हम स्टेटमेंट 2 देखें तो p ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सारे होते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट के हिसाब से फिर हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और बाकी दोनों ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो दोनों ही इनकरेक्ट है, कि हेलोजन में लोएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं हो सकती है और नोबल गैस हैज नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये तो ट्रू है, लेकिन इससे लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं हो सकती, पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इसलिए इसका आंसर डी रहा खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा था, केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट इन द टू डिफरेंट टेम्परेचर। तो इसमें टेम्परेचर का फंक्शन साथ साथ में कैटलिस्ट का फंक्शन भी होता। तो अगर हम टेम्परेचर का फंक्शन देखें और एक्टिवेशन एनर्जी फिक्स रहती, तब तो हम ये कहते कि भाई जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी जिस रिएक्शन में, उसमें ज्यादा रेशियो में रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा और रेट इंक्रीज होगी। पर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या कर देगा, रिएक्शन के पाथ को ही चेंज कर देगा, वो एक्टिवेशन एनर्जी को ही चेंज कर देगा। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगर हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और कैटलिस्ट के बिना इस रेशियो को देखें, तो यहाँ पर जो है रेशियो वह टी के इनवर्सली है, यानी कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर इंपैक्ट कम होगा। तो द फैक्टर बाय विच द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय द कैटलिस्ट वुड बी लोअर एट T2 देन T1, इसलिए आंसर इसका सी होगा। अच्छा, ये रिएक्शन एक एल्डोल कंडेंसेशन का था। तो इस एल्डोल कंडेंसेशन में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है। 5 मेंबर रिंग बन सकती है कि अगर हम प्रोटॉन को यहाँ से निकाल कर इस पे अटैक कराएं या यहाँ से निकाल के इस पे अटैक कराएं, या 7 मेंबर रिंग बन सकती है। तो एक तो थोड़ा स्लाइटली लॉजिक इसमें ये था कि 5 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी थोड़ी सी 7 मेंबर से ज्यादा होती है। दूसरा, इसमें आगे एक रिएक्शन और करा रखी है NaOH और आयोडीन के साथ में। तो ये तो रिएक्शन खाली हेलोफॉर्म के साथ ही, हेलोफॉर्म रिएक्शन है तभी हो सकता है जब अल्फा मिथाइल ग्रुप हो। तो 7 मेंबर रिंग में तो अल्फा कीटो
जो मिथाइल ग्रुप था ही नहीं अल्फा कीटो पे, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी। अच्छा, एक ये तो भाई हेलोफॉर्म भी तो एक ऑप्शन हो सकता था, आइडोफॉर्म भी तो एक ऑप्शन हो सकता था, और उसका यहाँ पर इन्होंने सोल्यूशन ये दे दिया कि फिल्ट्रेशन किया और फिल्ट्रेट में फिर आइडोफॉर्म नहीं जाएगा क्योंकि ये तो प्रेसिपिटेट ही रहेगा। तो HCl के साथ में जो सोडियम सोल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का वही जाएगा। तो इसमें तो इन्हें कीटो ग्रुप छोड़ा हुआ तो ए नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल था इन चारों में से बी, तो इसलिए ये बी वाला आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। एक ये रेजोनेंस के ऊपर क्वेश्चन था, जब ये क्वेश्चन आसानी था। तो अगर हम फोस्फेट में रेजोनेंस करेंगे तो एक ये जो पाई बॉन्ड है वो 4 पोजीशन पे जा सकता है, तो टोटल जो है 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। सल्फेट में अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं। और कार्बोनेट में है तो ये पाई बॉन्ड जो है वो 3 जगह जा सकता है, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। KMnO4 में ये जो एक सिंगल बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड है, तो ये नेगेटिव चार्ज 4 ऑक्सीजन में कहीं पे भी हो सकता है, तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है। इसमें 4C2 के हिसाब से 6 हो सकती है, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। ये नॉर्मल आपका मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था 8th कि हमने सोडियम और पोटेशियम का टोटल वेट दे रखा है। जब इसको हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दोनों NaOH और KOH बनाएंगे, तो हम सोडियम के मोल्स x के टर्म में निकाल सकते हैं। जितने सोडियम के मोल्स होंगे उतने ही NaOH के होंगे, जितने पोटेशियम के मोल्स होंगे उतने ही KOH के मोल्स होंगे। तो इन दोनों के मोल्स हमने निकाल लिए। फिर जब दोनों H2SO4 से रिएक्शन करेंगे तो H2SO4 का इनफैक्टर 2 है, तो जो NaOH है अगर उसका x/23 मोल्स होगा तो उसका आधा होगा H2SO4 का, KOH के जितने मोल्स होंगे उसका हाफ H2SO4 का होगा। तो इन दोनों से हमने H2SO4 के टोटल मोल्स निकाल लिए और इन मोल्स को इक्वेट कर दिया, जो गिवन इन्फॉर्मेशन हमको है उसके बेस पे हमने इक्वेट कर दिया। इससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर कैलकुलेट करें 12 ग्राम सोडियम के लिए आता है। नेक्स्ट सिंपल केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था, जहां पर देखिए आयरन सॉलिड है और Fe3O4 सॉलिड है, तो इसका जो के इक्विलिब्रियम है वो क्या है, ये H2 का जितना आप कह सकते हो कि कंसंट्रेशन होगा, या H2 का जितना प्रेशर होगा उसकी पावर 4 डिवाइड बाय H2O की पावर 4। अब इनका मास रेशियो दे रखा है, मास रेशियो की जगह आप मोलर रेशियो ले सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगी तो कंसंट्रेशन की जगह सीधा सीधा मोलर रेशियो लिया जा सकता है। तो मास रेशियो को आप पहले मोल में कन्वर्ट कर लें। तो अगर मास रेशियो ये है 1:1.5, तो मोलर रेशियो क्या होगा उसमें हम कन्वर्ट कर लें, तो वो कन्वर्ट करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे हम फिर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है नहीं, तो मास को मोल में कन्वर्ट करके फिर जो रेशियो लेना है वो लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें कहना है कि दो कंपाउंड हमारे पास में, दोनों में से इनिशियली दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, लेकिन जो पहला कंपाउंड है वो बेसिक मीडियम में जो है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चली जाती है, जीरो हो जाती है, जबकि दूसरे की नहीं जाती। तो ये कौन सी रिएक्शन है कि जो कीटो ग्रुप है अगर उसके अल्फा पोजीशन पर कायरल कार्बन है तो बेसिक मीडियम में क्या करेगा, वो प्रोटॉन निकल कर रेसमाइज वापस हो सकता है, कार्बेनाइन बनेगा और कार्बेनाइन पे प्रोटॉन वापस जुड़ सकता है। तो जैसे यहाँ पर हम ए ऑप्शन में देखें तो अल्फा पोजीशन पर यहाँ पर इथाइल ग्रुप है तो कायरल है ये, तो बेसिक मीडियम में रेसमिक हो सकता है। और ये 3 इथाइल साइक्लोब्यूटेन में ये नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि खुद ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो वो वैसे ही रूल्ड आउट हो गया, तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर 2 मिथाइल ये है तो ये हो सकता है, और ये 3 मिथाइल है तो ये रेसमिक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन निकलेगा तो सेम ही रह जाएगा प्रोडक्ट, और ये पहले से कायरल भी है, और फाइनल प्रोडक्ट है ऑप्टिकली इनएक्टिव, दोनों ही केस में हो जाएगा। क्योंकि ये फाइनल रिएक्शन कौन सी है, यहाँ पर फाइनल रिएक्शन है वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन, तो इसमें एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान था। इसमें ग्लाइसिन के बारे में क्या रखे हैं कि भी एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, जब दो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं आपस में तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो 3 जुड़ेंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो 10 जुड़ेंगे तो 9 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। 10 मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं तो 10 मॉलिक्यूल का फार्मूला ये हो गया, उसमें 9 वाटर मॉलिक्यूल निकाल दे तो फार्मूला ये बचता है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेसिक क्वेश्चन है, जो जेई मेन में भी कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं।
निकल और प्लेटिनम के जो आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जो कॉम्प्लेक्सेस में ये याद रखना है कि निकल जो है वो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड। प्लेटिनम के सारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हमेशा ही स्क्वायर प्लेनर होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के। तो जब निकल को प्लेटिनम से आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, तो उस केस में फिर ये जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल हो जाएगी, और साथ साथ में जो निकल में आप कह सकते हो कि वीक लिगेंड की वजह से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे दो वो यहाँ पर पेयर्ड हो जाएंगे, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज हो गया और ज्योमेट्री चेंज हो गई। निकल के केस में टेट्राहेड्रल था और वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, इसलिए 1 2 3 तीनों हो गए, तो आंसर हमारा ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था, जहां पर हमको ये ध्यान रखना है कि एक तो एल्कली मेटल्स में लिथियम ऑक्साइड जो है वो वाटर में कम सॉल्यूबल है, लेस बेसिक है, रिमेनिंग ऑल आर वेरी मच सॉल्यूबल इन वाटर। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि लिथियम नाइट्रेट को हीट करने पर आसानी से NO2 बाहर निकल जाती है, लिथियम ऑक्साइड बनता है। NaNO3 से अगर हम हीट करें तो NaNO2 प्लस O2 मिलता है, हाल तो उसको हाईली हीट करो तो टूट सकता था, लेकिन यहीं से हिंट काफी हो गया कि जो लेस सॉल्युबल इन वाटर है, तो इससे हमारा लिथियम नाइट्रेट हो गया। ये नेक्स्ट जो 14 क्वेश्चन था ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, कि इसमें दो चीजों का साथ में बात करें, एक तो एंडोथर्मिक नेचर या एक्सोथर्मिक नेचर, और साथ साथ में इंपैक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का इंपैक्ट तो देखिए हम यहाँ से देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 2 है, राइट हैंड साइड 1 है, मतलब जो रिएक्टेंट साइड जो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा है प्रोडक्ट साइड में। तो जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, तो इसका इंपैक्ट लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा होगा, यानी जो रिएक्शन का जो कोफिशिएंट है वो चेंज होगा, क्वोशिएंट चेंज होगा, डिक्रीज होगा, उसको वापस बढ़ाने के लिए XY बढ़ना चाहिए। ऐसे केस में कहता है कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस साइड में जाती है जिधर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कम होते हैं, तो प्रोडक्ट साइड में जाएगी। और साथ साथ में हम ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर XY का वैल्यू बढ़ ही रहा है, तो एंडोथर्मिक भी है और P2 P1 से ज्यादा भी, तो दोनों ही केस में हमारा XY की जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक बेसिक रिएक्शन पता होनी चाहिए, आल्दो उसका जो ऑप्शंस 4 ऐसे दिए हुए हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता था, अगर आपको ऑप्शन पता नहीं भी होते तब भी। AgNO3 अगर रिड्यूस हो रही है तो Ag प्लस से Ag बन रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो अब AgNO3 की अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें उतने ही मोल्स Ag के होंगे, तो उसका यूज करते हुए हमने Ag का वेट निकाल लिया जो 4.32 आया। अब यहाँ पर एक चीज हमको पता है कि भी अगर Ag के जो मोल्स हैं वो इतने हैं, तो किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते हो कि H3PO4 के जो मोल्स कंज्यूम होंगे वो इतना टाइम ज्यादा हो जाएंगे, मतलब 0.1 हो जाएंगे, वो नहीं हो सकता, क्योंकि इतना कोई एन फैक्टर उसका हो नहीं सकता था। तो यहाँ पर वैसे रिएक्शन को याद रखनी है, याद रखिए कि H3PO2 H3PO4 में कन्वर्ट होगा, एन फैक्टर 4 होगा, तो इसका एन फैक्टर 4 होगा तो मोलर रेशियो 1/4 हो जाएगा, तो इसलिए 0.01 मोल हो गया, तो आंसर आपका सी हो गया। क्वेश्चन 16 बहुत आसान था, कैरल सेंटर्स काउंट करने थे, तो इसमें टोटल आप काउंट करोगे तो 8 कैरल सेंटर्स है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 14 में हमको ये फाइंड आउट करना था कि भी कल हम इसको नॉन पोलर की जगह नॉन प्लेनर पढ़ रहे थे, इसलिए कंफ्यूजन था। तो नॉन पोलर में आप देखो तो XeF2 लीनियर है, तो ये नॉन पोलर हो गया। XeF4 को CCl4 की तरह से देखा जा सकता है, तो CCl4 की तरह से इसको देखोगे तो ये भी अब लगभग नॉन पोलर हो गया। और XeF4 तो स्क्वायर प्लेनर होता है, तो वो अपने आप ही नॉन पोलर हो गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 में जो मैं आज देख रहा था जेई का, ये जो इन्होंने सॉल्यूशन दिया है वो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि अगर हम दोनों का रेट कांस्टेंट देखें तो रेट कांस्टेंट जो है वो आपका पहली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और दूसरी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका जो यूनिट्स देखें टाइम इनवर्स है, और इसकी जो यूनिट हो गई लीटर पर मोल मल्टीप्लाई बाय टाइम इनवर्स है। तो अगर हम कंसेंट्रेशन को मोल पर डेसीमीटर क्यूब में बताएं तो यहाँ तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब ये हो गया कि हम उस यूनिट को कहें तो हम कंसेंट्रेशन को कम कर रहे हैं, तो कंसेंट्रेशन को कम कर रहे हैं तो हमारे के की वैल्यू तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर हम लीटर को ml में दिखाएं, जैसे सपोज हमारा
1 मोल पर लीटर कंसेंट्रेशन है, तो अगर इसको हम मिलीलीटर में लिखें तो वहां मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, 10⁻³ मोल पर ml हो गया, इतनी कंसेंट्रेशन हो गई। तो इससे तो हमारा जो K2 की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, तो K2 शुड बी 10⁻³ टाइम्स मोर देन K1। तो इससे आंसर ए ही आना चाहिए, आंसर इसका बी गिवन है। 19 क्वेश्चन थोड़ा बेसिक क्वेश्चन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसमें अब जैसे अगर हम जो ऑप्शंस देखें तो डी में हम ये कह रहे हैं कि C2H5Cl एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया, तो यहाँ पर इस जगह आपका एल्काइलेशन हो जाएगा, इथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। मैग्नीशियम लेंगे तो यहाँ पर MgBr बन गया, और एक्वस एल्कोहल लेने से एसिड बेस रिएक्शन होके यहाँ पर MgBr हट गया। अगर इसको हम मान लेते हैं कि बी से सोचते तो गड़बड़ क्या होती, मैग्नीशियम ईथर ले लेते, एक्वस एल्कोहल लेकर यहाँ से हटा देते, और फिर जब ये रिएक्शन करते तो ये ऑर्थो एंड पैरा दोनों पे हो सकती थी, जबकि इसमें एक्सक्लूसिवली खाली एक ही प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डी ऑप्शन चूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेसिक नॉलेज पे था। नेक्स्ट इक्वेशन को एक चीज समझनी होती है कि जो एनोडिक कंसेंट्रेशन है अगर कम हो और कैथोडिक कंसेंट्रेशन ज्यादा हो तो इससे ई सेल की वैल्यू बढ़ती है। तो जितनी हम एनोडिक कंसेंट्रेशन कम करेंगे और कैथोडिक कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना ई सेल का वैल्यू बढ़ेगा, इसीलिए इसमें आंसर हमने सी चूज किया है। तो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन के हिसाब से आसान था, क्योंकि इसमें अगर हम पहला ही चीज पकड़ के देखें कलरेशन विद FeCl3, तो फिनोलिक ग्रुप की प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर फिनोलिक ग्रुप जो है वो एक ही है फोर्थ में, और ये आंसर यहीं से दिया हुआ है, तो बाकी तो एग्जाम के हिसाब से इसको मैच करने की जरूरत नहीं थी। अदरवाइज एक चीज देख सकते थे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का कोई यहाँ पर यूज है ही नहीं, किसी में भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है। येलो पीपीटी लेने के लिए आपको कीटो ग्रुप चाहिए जिसके अल्फा पोजीशन मिथाइल ग्रुप हो, तो वो यही हो रहा है। येलो ऑयल विथ NaNO2, ये सेकेंडरी एमीन का नेचर होता है। सेकेंडरी एमीन जो है NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करके येलोइश सोली कंपाउंड बनाता है, तो सेकेंडरी एमीन यही है, एक ही जगह है। Heating with NaOH gives out a gas with turns moist turmeric paper brown। तो NaOH के साथ में गैस कौन रिलीज कर सकता है यहाँ पर, वो आप देखिए। जिसमें एसिडिक नेचर होगा। अब एसिडिक नेचर इसका एमाइड का इस कीटो ग्रुप से ज्यादा हो सकता है, इसलिए हम वहां पर जा रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन डबल टाइट्रेशन के ऊपर बेस्ड था। एक जो है आपके पास एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें दोनों का इनफेक्टर 1 है, तो सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सिलेट और NaOH की रिएक्शन कराओगे, इसमें एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है इसलिए इनफेक्टर 1 है। तो इस गिवन इन्फॉर्मेशन से इसका यूज करते हुए हम आप कह सकते हो कि सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सिलेट की जो है कंसेंट्रेशन कैलकुलेट कर ली, 0.1 मोलर आएगी, 1 मिलीमोल उसके हुए। तो इतने ही 1 मिलीमोल अगर हम यूज करें KMnO4 के साथ, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें KMnO4 जो है Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो ऑक्सिलेट आया ना वो CO2 में, तो इसका इनफेक्टर 2 है, इसका इनफेक्टर 5 है, तो मोलर रेशियो 5:2 हो गया। तो अगर इसका 1 मिलीमोल है तो इसका 2/5 मिलीमोल होगा, इससे हम कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में एक एसिटल स्ट्रक्चर गिवन है, तो उस एसिटल स्ट्रक्चर में एक कार्बन पर 2 ऑक्सीजन यहाँ पे लगे हुए हैं। जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इधर से जो ऑक्सीजन लगा हुआ वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला जो कार्बन है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे चला गया, ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे, यहाँ पे एक OH जुड़ गया, यहाँ पे एक OH जुड़ गया, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, कीटोन बन गया, तो इस तरह का प्रोडक्ट मिल गया। इसका IUPAC नाम आप दे सकते हो, तो आंसर आपका डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो साइनाइड है, साइनाइड का ये बनाना है हमको एल्कीन, तो अगर हम पहला ऑप्शन चूज करें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एमीन बन जाएगा, एमीन का 3 मोल CH3 आई तो क्वार्टरली अमोनियम सोल्ट हो गया, और उसके बाद उसमें हॉफमैन एलिमिनेशन करा के AgOH के साथ में कॉमन रिएक्शन है, हम एल्कीन बना सकते हैं।
तो बेस्ट ऑप्शन ए ही है हमारे पास में। उसके बाद मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस थे, इसमें हमारे एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट थे। पहला क्वेश्चन था कि भी करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो साइज पर डिपेंड करते हैं, तो जितना साइज ज्यादा होगा उतना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे। यहाँ अब हेप्टेन पे मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ और यहाँ खाली एन हेप्टेन है, तो डेफिनेटली सेकंड का साइज ज्यादा है, तो एन हेप्टेन में ज्यादा नहीं होंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2,2-डाइमिथाइल पेंटेन इज हायर देन 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। करेक्ट है क्योंकि इसमें पेंटेन है, इसमें ब्यूटेन ही है, तो ज्यादा होगा, तो बी करेक्ट हो गया। बोथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडरवाल फोर्सेज एग्जिस्ट, ठीक है, अल्कोहल का बड़ा साइज है, 4 कार्बन 5 कार्बन है और OH ग्रुप भी है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी और वंडरवाल फोर्सेज भी हैं। 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन में 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री नहीं है, इसलिए आंसर बी और सी हो गया। 26 आयनिक इक्विलिब्रियम का अच्छा क्वेश्चन था। पहला दिया हुआ बेंजोइक एसिड का 0.01 मोल बेंजोइक एसिड है, अगर इसमें हम H+ आयन कैलकुलेट करें तो √K/C होगा। तो हम देखें तो जो प्रोडक्ट है वो 10⁻⁻7 और फिर 6.6 है, तो लगभग pH आपका जो है 3 और 4 के बीच में आ रही है, 4 और 5 के बीच में नहीं आ रही, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड वाले केस में ये एक बफर हो गया और बेंजोइक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट हमने लिया है, तो pH = pKa + log 5/2 हो गया। अगर हम pKa की वैल्यू रफली कैलकुलेट करके देखें तो रफली आप कह सकते हो कि 5 माइनस log 6.6 है, log 6.6 को लगभग हम 8 के आसपास मान लें, तो आप 0.8 के आसपास मान लें, तो आपका ये 4.2 हो गया और प्लस लगभग 0.3 से थोड़ा ज्यादा हो गया, तो 4 और 5 के बीच इससे pH आ रही है आपकी, तो बी करेक्ट हो गया। सेकेंड वाले केस में अगर हम H+ आयन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आ रहा है 2 × 10⁻⁻4 यानी 4 - log 2 3.7 pH आ रही है, तो नहीं होगी। और 4 वाले केस में रिएक्शन कराने के बाद में हम HCl के जो मिलीमोल कैलकुलेट कर पा रहे हैं वो 0.01 मिलीमोल है, डिवाइड बाई 1000 10⁻⁵ मोलर कंसेंट्रेशन हो गई है H+ आयन की, तो pH 5 हो जाएगी इससे। तो ये भी आपका करेक्ट हो गया, तो बी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट हम देखें तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस स्टेट X से X+ बन रहे हैं, तो इसमें एक्चुअली आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूज किया है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इज 4 टाइम, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं, दैट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कह सकते हो, क्योंकि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है He+ से He2+, तो बोर थ्योरी अगर आप लगाओगे तो हो गया 13.6 मल्टीप्लाई बाय Z², Z है 2, तो और हाइड्रोजन में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसलिए 4 टाइम हो गई। ये ऑर्डर गलत है क्योंकि नियोन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हाईएस्ट होनी चाहिए। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ H- आयन, तो H- का सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, H- से पहला हुआ H बना, H से H+, तो वो तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर ही हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, तो लिथियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर सोडियम की, पोटेशियम की, तो करेक्ट है, तो ए एंड डी शुड बी करेक्ट। 28 एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, 1,2 एंड 1,4 एडिशन का है, तो ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में जब ये 1,2 एडिशन कराएंगे तो हमेशा एंटी एडिशन होगा, दोनों ब्रोमीन एटम एंटी रिएक्शन से जुड़ेंगे। लेकिन जब 1,4 हो रहा होगा थ्रू रेजोनेंस हो रहा होगा, तो उस केस में सिन और एंटी एडिशन नहीं डिफाइन किया जा सकता, क्योंकि वो कार्बोकेटायन बन के होगा, तो उस केस में सिन और एंटी दोनों पॉसिबल है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया, सी करेक्ट नहीं हुआ और डी करेक्ट हो गया, तो ए बी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये एमओटी के ऊपर क्वेश्चन था कि C2 इज पैरामैग्नेटिक, तो C2 की आप एमओटी बनाइए, इसमें आप देखेंगे कि π2px एंड π2py दोनों में दो इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है, और ये σ2pz खाली है, तो σ2pz खाली है तो वहां कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। He2+ है सेम एनर्जी एज कंपेयर टू आइसोलेटेड हीलियम एटम, करेक्ट नहीं हुआ क्योंकि He2+ में बॉन्ड ऑर्डर हाफ हो गया, तो ये तो स्टेबलाइजेशन देगा एज कंपेयर टू हीलियम एटम। S2 इज पैरामैग्नेटिक, तो आप इसको O2 की तरह से देख सकते हो, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, और H2 में दो इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए तो जो है डायमैग्नेटिक करेक्टर आ गया, तो O2 एंड O2 से कंपेयर किया जा सकता है। N2+, तो N2+ में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक आपने रिमूव कर दिया तो 5 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए। N2- में आपने एक ऊपर इलेक्ट्रॉन डाल दिया, एंटी बॉन्डिंग में चला गया, तो 6 - 1 5 हो गए।
तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाएगा, तो सी एंड डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डोल कंडेंसेशन का एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड रिएक्शन थी। तो इन्होंने ऑलरेडी एक टर्म यूज कर दिया रेसेमिक मिक्सचर, कल हम इसको भूल गए थे रेसेमिक मिक्सचर को। तो रेसेमिक मिक्सचर पहले से ही गिवन है, इसका मतलब ये जो कंपाउंड में जो कायरल कार्बन है ये इसके दोनों फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है, कल हम ये डिस्कस कर रहे थे। अगर ऐसा होगा तो फिर आंसर चेंज होगा। तो देखिए इक्विलिब्रियम कह रहा है कि स्टेप 1 विल बी मोर फॉरवर्ड टू द राइट एज वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड। तो स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन में प्रोडक्ट में एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फॉरवर्ड एक्शन को फेवर नहीं करना चाहिए। तो रीजन गलत लिखा हुआ है, इसलिए ये तो इनकरेक्ट हो गया, और इनकरेक्ट ही पूछा था तो ए हमने चूज करेंगे, क्योंकि पीके वैल्यू दिया ना मुझे बता रहे हैं कि भाई वाटर तो जो है कम एसिडिक है एज कंपेयर टू नाइट्रोमीथेन। The carbanion formed in the reaction 1 can be stabilized due to the correct statement, इसको नहीं चूज करेंगे। The product form will be the mixture of 4 stereoisomer in the form of 2 pair of enantiomer। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, क्योंकि एक नया कायरल कार्बन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो उसकी वजह से आर और एस दोनों कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ सकते हैं। और ये ऑलरेडी गिवन है कि जो पहले से ही कायरल कार्बन है उसका आर एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसीलिए चारों तरह का मिक्सचर बनेगा आर आर एस एस आर एस एस आर, तो इसलिए 4 पेयर ऑफ एनांशियोमर बनेंगे। हाँ, अगर ये गिवन होता कि ये रेसिमिक मिक्सचर नहीं है और एक ही पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन आर ही है, तो उस केस में फिर डायस्टेरिक मिक्सचर बनता, क्योंकि ये आर का आर ही रहता, केवल जो है आर और एस ये जहां पर रिएक्शन हो रही है वो चेंज होते। फिर इस केस में ये स्टेटमेंट करेक्ट है सी, इसलिए हम इसको चूज नहीं करेंगे। द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कैन बी रेडिली डिहाइड्रेटेड टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। तो अब वही हम बात कर रहे थे, अगर सी करेक्ट है तो फिर डी करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो अब ये सिस और ट्रांस दोनों तरीके से वहां पर पॉसिबल है कि दो तरह के सी का कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से एक सिंगल प्रोडक्ट वैसे भी नहीं कह सकते देखा जाए तो, क्योंकि ये भी जो कायरल कार्बन है उसकी वजह से भी है, और साथ साथ में अगर आप ओवरऑल देखो इसको तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे बन सकते हैं, तो सिंगल प्रोडक्ट नहीं कहा जा सकता इसको, तो इसलिए ए और डी हो गए। 31 फैक्चुअल है, तो बी हमने चेक किया तो ये भी कहीं पे फैक्ट दिया हुआ है, तो इसको ए बी सी डी चारों ही इसमें करेक्ट ऑप्शन है, तो फैक्चुअल रिएक्शन है, आप पढ़ सकते हो इस स्टेटमेंट को। तो 31 फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। 32 जो है वो कोरोना वायरस के ऊपर क्वेश्चन बना दिया है। तो ये कह रहे हैं कि दो अलग अलग हमने सरफेस यूज की है, एक हमने करेंसी नोट यूज किया है, एक हमने पेपर करेंसी है, एक प्लास्टिक करेंसी है, और उसके ऊपर हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले एक्चुअली यहाँ पर ये 4 दिखाई दे रहा है, ये 6 है, तो 10 to the power 7 6 5 4 है। तो उसके बेस पे अगर हम देखें स्टेटमेंट्स को पढ़ें तो इनएक्टिवेशन ऑफ वायरस फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इन फर्स्ट जोन एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक नहीं, ये तो नहीं दिख रहा क्योंकि ये जो कर्व आ रहा है उस हिसाब से करेक्ट नहीं है। बी कह रहा है कि द रेट ऑफ इनएक्टिवेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस मटेरियल। तो ये केमिकली हम देख रहे हैं कि सरफेस मटेरियल पर चूंकि उसकी रिएक्शन अलग अलग होगी सरफेस केमिकल से, तभी तो इसका दो अलग अलग कर्व आ रहे हैं इसके, नहीं तो सेम ही रहना चाहिए था, तो ये भी करेक्ट नहीं हुआ। द वायरस रिएक्ट विद डिफरेंट केमिकल एंटिटीज सब्सटेंस इन फर्स्ट जोन एंड सेकंड, तभी कर्व में चेंज आ रहा है, तो सी करेक्ट हुआ। ऑन बोथ द सरफेस एटलीस्ट 90% ऑफ वायरस इज इंजेक्टेड विद इन 10 आवर्स, तो ये यहाँ से निकल जा रहा है, 95% रिएक्ट कर जा रहा है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी और डी होगा। तो आज इतना ही करते हैं, इसको पार्ट 2 को भी हम डिस्कस करेंगे विद इन सम टाइम। बेस्ट ऑफ लक।